हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जौ की खेती के बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जौ जौ का वानस्पतिक नाम दोस्तों हार्डियम वल्गेयर। हार्डियम वल्गेयर दोस्तों जौ का वानस्पतिक नाम है। इसकी फैमिली है ग्रेमिनी। इसका जो ऑरिजिन है, उत्पत्ति स्थान, वह है एशिया और इथोपिया। तो ये इसका बेसिक हो गया कि जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है, हार्डियम वल्गेयर, फैमिली ग्रेमिनी, ऑरिजिन है एशिया एंड इथोपिया। आगे देखते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन रूस में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे नंबर पर बिहार है। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। आर्थिक महत्व क्या है जौ का, दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और मैं ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब होता है दोस्तों आर्थिक महत्व। क्या होता है, भारत में जौ का उपयोग मुख्य रूप से पशुधन और कुक्कुट के लिए अनाज फीड के रूप में किया जाता है। इससे माल्ट के रूप में बियर और अन्य शराब जैसे विस्की, ब्रांडी आदि का निर्माण होता है। भोजन के रूप में चपाती बनाने में जौ के आटे का प्रयोग किया जाता है। जौ की खेती चारे के लिए की जाती है और इससे अच्छी गुणवत्ता वाली घास तैयार होती है। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को जौ का पानी पिलाया जाता है। तो यह था इसका आर्थिक महत्व। क्या था आर्थिक महत्व कि भारत में जो जौ है दोस्तों, इसका प्रमुख उद्योग पशुधन और कुक्कुट के लिए किया जाता है। इसमें इसके माल्ट से शराब बनाई जाती है, बियर, ब्रांडी, विस्की। भोजन के रूप में चपाती बनाने में जौ का प्रयोग किया जाता है। जौ की खेती चारे के लिए की जाती है और इससे अच्छे गुणवत्ता वाले घास प्राप्त होते हैं। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जौ का पानी पिलाया जाता है। तो ये दोस्तों हो गया जौ का आर्थिक महत्व। अब देखेंगे इसको कैसी सॉइल कर सकता है, कैसी मिट्टी कर सकता है। तो जौ की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी से रेतीली दोमट मिट्टी पर अच्छा प्रदर्शन करती है। दोस्तों जो जौ होती है, यह बलुई दोमट मिट्टी या रेतीली दोमट मिट्टी पर अपना अच्छा प्रदर्शन करती है, अच्छा उपज प्राप्त कराती है। तो हो गया सॉइल की आवश्यकता इसे कैसी है। अब देखेंगे क्लाइमेट। दोस्तों मैं जितना बताऊंगा उतना आप लोगों को लास्ट में लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, ताकि जो इस समय आप लोगों को नहीं समझ में आया कहीं पे, वो पीछे से समझ में आ जाए। तो क्लाइमेट देख लेते हैं, जौ को कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो जौ समशीतोष्ण जलवायु की फसल है, टेम्परेट क्लाइमेट की फसल है दोस्तों। इससे ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह अन्य रबी अनाज की तुलना में 2 से 3 सप्ताह पहले पक जाती है, जो इसको कम गर्मी की आवश्यकता को दर्शाता है। दोस्तों जो रबी की ये फसल होती है जौ जो है, यह जो अन्य रबी की फसल जैसे गेहूं हो गया और भी अन्य फसलें जो हैं, उनसे 2 से 3 सप्ताह पहले पक जाती है, जो दोस्तों यह दर्शाता है कि इसे कम गर्मी की आवश्यकता होती है। यह उन क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त होता है जहाँ ठंडी होती है और वर्षा कम या अनिश्चित होती है। जहाँ पे दोस्तों वर्षा कम और अनिश्चित होती है, उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। फूल आने पर पाला और दाने निकलने पर ओले गिरने से फसल को नुकसान होता है। जब फूल आ जाए तो दाना तब पाला पड़ने लगता है और दाने निकलने लगते हैं। दोस्तों यह सब फसल को बहुत नुकसान पहुँचाता है। कटाई के समय कटाई के समय बारिश से अनाज का कलर उड़ जाता है, जिससे माल्टिंग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। दोस्तों जब अनाज का कटाई होता है उस समय यदि बारिश हो जाता है तो जिसका रंग होता है वह उड़ जाता है, जिससे दोस्तों माल्टिंग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। तो ये था इसका कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तो कैसे क्लाइमेट की, जौ को समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों जो अन्य रबी फसलें हैं उनसे 2 से 3 सप्ताह पहले ही पक जाता है, जो यह हम लोगों को दर्शाता है कि इसे कम गर्मी की आवश्यकता होती है। यह दोस्तों जहाँ पे ठंडी होती है और वर्षा कम या निश्चित होती है, उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। फूल आने पर पाला और दाने निकलने पर ओला गिरने से फसल को नुकसान होता है। कटाई के समय बारिश हो जाने से इसका कलर उड़ जाता है, जो माल्टिंग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। तो दोस्तों ये हो गया, इसको क्लाइमेट की आवश्यकता होती है कैसी। अब देखेंगे हम लोग इसको वैरायटी कौन सी चाहिए, कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं इसकी। ये सब दोस्तों जौ की मुख्य वैरायटियाँ हैं। पहला है RD 2052।
दूसरा है C164, तीसरा है कैलाश, चौथा है अंबर, पांचवा है BR32, छठवां है NP113, सातवां है रत्ना, आठवां है ज्योति, नौवां है किरण 9, 10वां है किरण 10 और अगला है RS6। तो दोस्तों ये सब जो थी ये सब वराइटियां हैं। तो कौन कौन सी वराइटियां हो गई? RD2052, C164, कैलाश, अंबर, BR32, NP113, रत्ना, ज्योति, किरण 9, किरण 10, RS6। तो ये हो गया आपकी वैरायटी। अब देखेंगे हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसी में से पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे लैंड प्रिपरेशन, भूमि की तैयारी। तो देसी हल से 3 से 4 जुताई करके या लोहे के हल से एक जुताई करके उसके बाद पाटा लगाकर भूमि तैयार की जाती है। देसी हल से 3 से 4 जुताई करके या लोहे के हल से एक जुताई करके उसके बाद पाटा लगाकर भूमि तैयार की जाती है। अंतिम जुताई के समय उचित कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए ताकि फसलों को मिट्टी में पैदा होने वाले जो कीटनाशक होते हैं, कीड़े होते हैं, वह दोस्तों कम हो सके या उनसे बचाया जा सके। तो ये हो गया लैंड प्रिपरेशन। अब हम लोग देखेंगे सोविंग टाइम, बुआई का समय। तो मध्य अक्टूबर से मतलब दोस्तों 20 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से नवंबर के अंतिम तक, कह सकते हैं दोस्तों 15 अक्टूबर से नवंबर के आखिरी तक। तो इसकी बुआई का जो दोस्तों उपयुक्त समय होता है वह है। सोविंग विधि की बात करें तो ड्रिलिंग मेथड दोस्तों जो होती है, ड्रिलिंग मेथड वह ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अच्छी होती है। जौ की बुआई के लिए ड्रिलिंग मेथड ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अच्छी होती है। स्पेसिंग की बात करें तो जो सिंचित जौ है उसमें 22.5 सेंटीमीटर होता है और असिंचित जौ में 30 सेंटीमीटर तक होता है। तो दोस्तों यह था इसका वैरायटी हो गई, कल्चर प्रैक्टिसेस हो गया, लैंड प्रिपरेशन, सोइंग टाइम, मेथड ऑफ सोइंग। और दोस्तों अब देखेंगे हम लोग सीड रेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंचित स्थिति में 75 से 80 किग्रा प्रति हेक्टेयर, दोस्तों सिंचित स्थिति में 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बुआई होती है। और देर से बोई जाने वाली या लवड़ी क्षारीय मिट्टी जो होती है उनमें 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से जौ की बुआई होती है। देखते हैं सीड ट्रीटमेंट। तो कंडुआ के लिए बुआई से पहले वीटावेक्स, बेनलेट और बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज और पीले कंडुआ के लिए कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन के साथ बीज का उपचार करें। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो जौ में कंडुआ रोग लग जाता है उसको बचने के लिए बुआई से पहले वीटावेक्स या बेनलेट या बाविस्टीन से 1 किग्रा गेहूं में 2 ग्राम मिलाकर दोस्तों उसके बाद बुआई करें, जिससे दोस्तों जो होता है वह जो सीड होते हैं उसमें कंडुआ रोग नहीं लगेंगे। आगे देखते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो इसको दोस्तों जो FYM होता है, फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए। नाइट्रोजन 60 से 80 किग्रा प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए किसको? जौ को। तो ये क्या मैन्यूर और फर्टिलाइजर। इरिगेशन देख लेते हैं, सिंचाई। तो जौ की फसल सामान्यतः रेनफेड क्रॉप के रूप में उगाई जाती है। रेनफेड मतलब दोस्तों होता है बरानी फसल। तो जौ की फसल मुख्य रूप से बरानी फसल के रूप में उगाई जाती है, लेकिन इसमें 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई कल्ले निकलते समय और दूसरी सिंचाई फूल आने की अवस्था में करनी चाहिए। पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? कल्ले निकलते समय, और दूसरी सिंचाई फूल आने की अवस्था में करनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया सिंचाई। अब हम लोग देख लेते हैं हार्वेस्टिंग। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से एक बार लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, आप लोगों को जो नहीं क्लियर हुआ पीछे का वो भी क्लियर हो जाएगा। जौ की कटाई तब की जाती है जब वह पूरी तरह से पक जाता है। जौ की कटाई तब की जाती है जब वह पूरी तरह से पक जाता है। यदि इस समय हल्की बारिश, दोस्तों जिस समय इसकी कटाई होनी है, यदि इस समय हल्की बारिश और भारी ओस पड़े तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों इससे जो अनाज होते हैं वह नरम हो जाते हैं। समय से पहले कटाई का परिणाम कम उपज और खराब गुणवत्ता वाला माल्ट होता है। कम यदि दोस्तों हमने समय से पहले इसकी कटाई कर दी तो कम उपज प्राप्त होगा और इसका जो माल्ट है वो अभी खराब गुणवत्ता वाला हो जाएगा। अनाज को टूटने से बचाने के लिए फसल को सुबह काटने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों यह था इसका हार्वेस्टिंग की फसल किस टाइम काटना चाहिए और कब काटना चाहिए।
अब देख लेते हैं यील्ड कितनी उपज प्राप्त हुई दोस्तों। तो 2000 से 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दोस्तों जो है वह प्राप्त होता है क्या, जौ। तो दोस्तों यह थी जौ की खेती। एक बार फिर से आप लोग लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, सुनिएगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो क्लियर नहीं हुआ है। तो जौ का वैज्ञानिक नाम है हार्डियम वल्गियर। इसकी फैमिली एक ग्रेमिनी, ओरिजिन है एशिया और इथोपिया। ये इसका जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन रूस में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, आर्थिक महत्व की, तो भारत में जौ का प्रमुख उपयोग पशुधन और कुक्कुट के लिए अनाज के फीड के रूप में किया जाता है। इसके माल्ट से शराब बनाए जाते हैं, जैसे विस्की, ब्रांडी और अन्य शराब भी बनाए जाते हैं। भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग चपाती बनाने के लिए किया जाता है। जौ की खेती चारे के लिए की जाती है और इससे अच्छी गुणवत्ता वाले घास भी तैयार किए जाते हैं और घास प्राप्त होते हैं। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जौ का पानी पिलाया जाता है। तो यह था इसका आर्थिक महत्व। सॉइल की बात करें, मिट्टी की, तो इसी अच्छे जल निकासी वाली बलुई, दोमट या रेतीली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। क्लाइमेट की बात करें तो जौ समशीतोष्ण जलवायु की फसल है, टेम्परेट क्लाइमेट की फसल है। यह अन्य रबी अनाज की तुलना में 2 से 3 सप्ताह पहले तैयार हो जाती है। इससे दोस्तों यह पता चलता है कि इसे कम तापमान की आवश्यकता होती है। यह उन क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त होता है जहाँ पर ठंडा मौसम होता है और वर्षा कम या अनिश्चित होता है। फूल आने पर, यदि दोस्तों फूल आने पर, पाला और दाने निकलने पर, ओले गिरने लगे तो फसल को काफ़ी नुकसान होता है। और कटाई के समय बारिश से अनाज का कलर जो है वह उड़ जाता है, जिससे माल्टिंग के रूप में, जिससे माल्टिंग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है क्या दोस्तों, जौ। वैरायटी की बात करें तो इसकी बहुत सी वैरायटियां हैं, जैसे RD 3052, 2052, C 164, कैलाश, अंबर, BR 32, NP 113, रत्ना, ज्योति, किरण 9, किरण 10, RS 6। तो ये थी वैरायटियाँ। कल्चर प्रैक्टिसेस में दोस्तों पहले देखेंगे लैंड प्रिपरेशन, भूमि की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो भूमि की तैयारी करने के लिए देसी हल से 3 से 4 जुताई करनी चाहिए, या जो लोहे के हल होते हैं, जो ट्रैक्टर वाले हल होते हैं, उनसे 1 जुताई करके उसके बाद पाटा लगाकर भूमि को तैयार किया जाता है। और यह ध्यान दिया जाता है कि अंतिम जुताई के समय उचित कीटनाशक का प्रयोग कर दें, ताकि जो हम फसलों को मिट्टी में पैदा होने वाले जो कीट होते हैं उनसे बचा सकें। बुआई के समय की बात करें तो 15 अक्टूबर से नवंबर के अंतिम तक दोस्तों जौ की बुआई की जाती है। बुआई की विधि की बात करें तो ड्रिलिंग मेथड अपनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ड्रिलिंग मेथड जो होता है वह ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अच्छा होता है। स्पेस की बात करें तो सिंचित में 22.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और असिंचित में 30 सेंटीमीटर तक का दोस्तों जो फासला होता है वह होता है। सीड रेट की बात करें तो सिंचित स्थिति में 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोई जाती है और क्षारीय मिट्टी में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोई जाती है। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो कंडुआ से बचाने के लिए इसे वीटावेक्स, बेनलेट और बाविस्टिन के 2 ग्राम को 1 किलोग्राम बीज, और पीले कंडुआ से बचाने के लिए कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन के साथ बीज का उपचार किया जाता है। फर्टिलाइजर की बात करें, मैन्योर और फर्टिलाइजर की, तो जब फाइएम 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। नाइट्रोजन 60 से 80 किग्रा प्रति हेक्टेयर, और दोस्तों जो फास्फोरस होता है वो 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। इरिगेशन की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो जौ की फसल दोस्तों जो है वह बारानी फसल, इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसे 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई कल्ले निकलते समय और दूसरी फूल आने की अवस्था पर करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग की बात करें, कटाई की बात करें, तो जौ की कटाई तब की जाती है जब वह पूरी तरह से पक जाती है। यदि दोस्तों कटाई के समय हल्की बारिश और भारी वर्षा पड़े तो वह किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे जो फसल लेते हैं वह नरम हो जाते हैं। यदि समय से पहले हम लोग जौ को काट देंगे तो उससे भारी नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा दोस्तों? उससे दोस्तों जो उसकी जो उपज है वह कम हो जाएगी और उससे जो माल्ट होता है वह भी अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं प्राप्त होता है। अनाज को काटने से, अनाज को टूटने से बचाने के लिए फसल को सुबह के समय काटने का सलाह दिया जाता है। यील्ड की बात करें तो इसमें 2000 से 2500 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपज जो है वह प्राप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जितना मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।